तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सीधी पहुंच जाए। सो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट more and more useful information or notification. Hello everyone, welcome back once again to the professor of everything. तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में खोज पर करते हुए आज हम पहुंच चुके हैं 5 फोर्स मॉडल के ऊपर। तो जिसे माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल भी बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वेटेज है इसकी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में। जब हम इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं तब 5 फोर्स मॉडल हमारे सामने आके बैठ जाता है। मतलब इसको हमें करना ही पड़ेगा, एनालिसिस करना ही पड़ेगा। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है 5 फोर्स मॉडल गिवन बाय माइकल पोर्टर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 फोर्स मॉडल इसका नाम क्यों है। क्योंकि इसके 5 क्वाड्रेंट है हमारे पास। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। और जो पांचवा है लास्ट में वो क्या है, राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कंपीटिटर्स। मतलब जो पहले से ही कंपीटिटर हैं, मार्केट में काम कर रहे हैं बंदे, उनकी आपस में क्या राइवलरी चल रही है। जैसे आईपीएल में चलती है आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग की वेरी ओल्डेस्ट राइवलरी, वैसे ही बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, बहुत सारी कंपटीशन है, बहुत सारी कंपनीज है, क्वालिटी कंपनी है, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, कस्टमर को सर्व करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। तो आपस में उनकी राइवलरी कैसी है, वो कैसे उसको कंपीट करते हैं, सरपास करते हैं एक दूसरे को। तो ये सारे 5 फोर्स मॉडल इंडस्ट्री एनालिसिस हम क्यों करते हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज लेने के लिए। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपेटिटिव एडवांटेज, कि आप कैसे गेन कर सकते हो ओवर योर कंपटीटर, कैसे आप उनसे अलग दिख सकते हो, यूनिक दिखेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करोगे उनसे, ताकि आप वो जो पर्टिकुलर कंपेटिटिव एडवांटेज है वो गेन कर सको। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स मतलब थ्रेट का क्या मतलब होता है हमें, मतलब नुकसान कैसे होगा अगर न्यू एंट्रेंट्स आ जाएंगे मार्केट में, नए नए प्लेयर आ रहे हैं, तो हमें क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनको क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है उनके लिए। वो क्या है, थ्रेट है। तो वो थ्रेट को कैसे कम कर सकेंगे, अगर एंट्री बैरियर है वो हाई हो जाए। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ या गवर्नमेंट या कुछ ऐसी पॉलिसीज बना दी जाए कि अगर नया बंदा आना चाहे तो उसको बहुत सारी कॉस्ट बेयर करनी पड़े। मतलब एंट्री किसी के लिए आसान नहीं हो, अगर आसान होगी तभी तो बहुत सारे लोग आते जाएंगे कि हाँ भाई क्या है, आसानी से हम किसी भी मार्केट में घुस सकते हैं, कोई रूल नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, कहीं पर हमें हैवी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास बैरियर ज़्यादा होंगे एंट्री के, जो गवर्नमेंट ने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन फ्रेम किए होंगे कंपनीज एक्ट में, तो क्या होगा, जो नया बंदा आने वाला है वो क्या करेगा, सोचेगा 4 बार कि अगर मैं गया, अगर सब कुछ सही नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं रही, रिटर्न अच्छे नहीं आए तो पैसा डूब जाएगा। तो उनके अंदर डर का भाव जो है वो होना चाहिए। और दूसरा क्या, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है कि जब बहुत सारी हम मास प्रोडक्शन करते हैं, अगर कोई बंदा है जहाँ पहले से ही जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं मार्केट में, अगर वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत ही अच्छा गेन कर रहे हैं, तो जो नया प्लेयर आएगा वो तो देख के ही डर जाएगा कि भाई ये तो पता नहीं किस तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतना इनका जो इकोनॉमिक स्केल है, उनका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही तगड़ा है, हम इसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी मतलब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एग्जिस्टिंग प्लेयर है, उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बहुत अच्छा बना हुआ है, तो वो स्विचिंग कॉस्ट फिर हाई हो जाएगी। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, अगर हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है, नया बिजनेस है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने नए पॉलिसीज बनाए हैं। उसके बाद क्या, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और स्विचिंग कॉस्ट। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आपने एक्सेस करना पड़ेगा, मार्केट में आ रहे हैं तो आपको बहुत सारे, आपको पता है कि जो कंपनीज हैं बहुत ज़्यादा खर्चा करती हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे, एडवर्टीजमेंट में, R&D में, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। और स्विचिंग कॉस्ट मतलब दूसरे प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट की तरफ बंदा लेके आना, उसके लिए जो स्विचिंग कॉस्ट होती है, आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, प्रमोशनल्स चलानी पड़ेंगे, डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे, ट्रेड फेयर करने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली जो स्विचिंग कॉस्ट है वो भी हाई हो जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल सी चीज़ें दी हुई हैं, अगर ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉमिनल है, मतलब लीनियंट है, तो जो न्यू एंट्रेंट की थ्रेट है ना, वो एग्जिस्टिंग प्लेयर को बहुत ही ज़्यादा सताएगी। और दूसरे
अदर हैंड अगर ये सारी चीज़ें बहुत ही टाइट रेगुलेशन रखी हुई है गवर्नमेंट ने, तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं बहुत खुश होंगे। क्यों? क्योंकि नया बंदा आसानी से मार्केट में आ ही नहीं सकता, मार्केट को कैप्चर कर ही नहीं सकता। तो ये क्या था हमारे पास? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, मतलब बैरियर्स टू एंट्री। ये सारे बैरियर्स होने चाहिए, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, चीज़ें आसानी हो सकती है हमारी। अब दूसरा क्या हमारे पास? द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। हम पढ़ते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। आखिर इसमें क्या है? सप्लायर का मतलब होता है बार्गेनिंग पावर, मतलब मोल भाव करना। जो आप कि 10 सब्जी वाले के पास जाते हो, 10 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये पर केजी, 8 रुपये देंगे, 7 रुपये देंगे, उसी को क्या बोलते हैं? बार्गेनिंग बोलते हैं, मतलब मोल भाव करना। अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर की हाई है, हाई का क्या मतलब होगा कि मार्केट में कम सप्लायर है, 1-2 ही सप्लायर है, तो आ जाके आपको उनके पास ही जाना पड़ेगा। फिर वो चाहे जितने मर्जी रेट आपसे चार्ज करे, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि सप्लायर और मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। जो है वो लेना ही पड़ेगा आपको, जिस क्वालिटी का दे रहे हैं वो लेना ही पड़ेगा। वो क्वालिटी को डाउन भी कर सकते हैं, प्राइस को बढ़ा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि है ही नहीं है, बार्गेनिंग पावर क्या है? हाई है। सप्लायर्स क्या है? बहुत ही कम है। और वही दूसरे हैंड में बार्गेनिंग पावर कब लो होगी? जब सप्लायर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे हमारे पास। तब हमारे पास, हाँ भाई तू नहीं देना, दूसरे के पास चले जाएंगे, तू नहीं देना, तीसरे के पास चले जाएंगे। तो जो देखो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर क्या डिपेंड करता है? नंबर एंड साइज ऑफ द सप्लायर्स, यूनिकनेस ऑफ ईच सप्लायर्स प्रोडक्ट, फोकल कंपनी एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट। कि हमारे पास अगर ऐसी चीज़ होगी कि एक सप्लायर नहीं देगा, उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है किसी दूसरे के पास, तो क्या होगा? बार्गेनिंग पावर लो हो जाएगी। वही जो अगर सिर्फ एक ही है, जैसे IRCTC की क्या है? मोनोपोली है, उनका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं? हायर चार्ज रेट करते हैं। अगर आपकी टिकट कन्फर्म भी ना हो तभी पूरा रिफंड नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें क्या है? जब बार्गेनिंग पावर हाई होती है। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? बार्गेनिंग पावर ऑफ वायर्स। कि अगर जो बंदा कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो वो क्या चीज़ है? बार्गेनिंग पावर हाई है या कम है, किस तरीके से पता चलेगा? अब बार्गेनिंग पावर ऑफ वायर्स किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ द कस्टमर्स पे करता है, साइज ऑफ ईच कस्टमर ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटर्स, प्राइस सेंसिटिविटी। अब प्राइस सेंसिटिविटी मतलब हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, उनके कंपैरिजन में हमारा प्राइस क्या है प्रोडक्ट का, उसे क्या बोलते हैं? प्राइस सेंसिटिविटी। वायर्स एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट, हमारा प्रोडक्ट छोड़ के वो सब्स्टिट्यूट को गैदर कर रहा है, सब्स्टिट्यूट को एक्सेप्ट कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? वायर्स एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा तो वायर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, उनको हमारा प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा। वायर्स इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। और लास्ट में क्या? स्विचिंग कॉस्ट। अगर स्विचिंग कॉस्ट हाई है तो कस्टमर क्या करेगा? दूसरे बंदे के पास नहीं जाएगा, आपसे ही प्रोडक्ट खरीदेगा। अगर स्विचिंग कॉस्ट कम है तो फिर वो तो हर किसी तीसरे के पास जाकर मुंह मारता रहेगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो ये क्या होती है? बार्गेनिंग पावर ऑफ वायर्स। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ वायर्स हाई कब होगी? जब आप उनको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ, जब आप उनको यूनिकनेस नहीं दे रहे हो, जब आप उनको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, जब आप प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या होगा? बार्गेनिंग पावर ऑफ वायर की हाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो कस्टमर को, तो वैसे ही उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो लो हो जाएगी। अब अगला जो है हमारे पास वो है कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। माइकल पोर्टर ने बोला है कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कब होगा? जब आपने आज कोई नया प्रोडक्ट बनाया, कल आपके कॉम्पिटिटर ने उसको कॉपी कर लिया, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? थ्रेट आपका बढ़ जाएगा सब्स्टिट्यूट का होने के लिए। अब आप देखो ना कि बहुत सारी चीज़ों के आज कोई नया चीज़ आती है, कल उसका सब्स्टिट्यूट आ जाता है। तो ये सारी अगर सब्स्टिट्यूट आपका प्रोडक्ट जो है वो इजीली कॉपी कर रहा है, कोई इजीली कॉपी कर पा रहा है, तो जो सब्स्टिट्यूट का थ्रेट है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपने VRIO आई थिंक जो फ्रेमवर्क है VRIO फ्रेमवर्क, तो जो आई आती है VRIO में, मैं आपको लिख के बताता हूँ, VRIO फ्रेमवर्क। तो ये भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इंटरनल एनालिसिस करते हैं। तो V स्टैंड फॉर वैल्यूएबल, R स्टैंड फॉर रेयरली, I स्टैंड फॉर इमिटेट और O फॉर स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइज्ड। तो I जो है, जहाँ पर I क्या इंडिकेट करता है? इनइमिटेट मतलब कि हार्ड टू कॉपी। आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरा जो कस्टमर जो दूसरा सप्लायर है जो दूसरा कॉम्पिटिटर है आपका, वो उसको इजीली कॉपी नहीं कर पा रहा है। अगर कॉपी कर भी पा रहा है, आप उस प्रोडक्ट को 10 रुपये में बना रहे हो, तो जब वो बंदे ने कॉपी किया तो वो प्रोडक्ट कितने में बना? 20 रुपये में बना। तो उसको हम क्या बोलते हैं?
कि जब जो प्रोडक्ट है आपने इजीली कॉपी नहीं होने दिया, आपके प्रोडक्ट में यूनिकनेस है, आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, अलग चीज अलग वेरिएंट आप उसमें ऐड कर रहे हो। देखिए फर्क कितना आ गया, 10 रुपए का फर्क आ गया। तो सेम प्रोडक्ट अगर 10 रुपए के फर्क में मिलेगा तो प्राइस सेंसिटिविटी आ जाएगी, कस्टमर किसके पास आएगा, आपके पास ही आएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, डोंट इन इमिटेट, मतलब नॉट इजी टू कॉपी। अगर कोई कॉपी कर भी रहा है तो उसकी हाई कॉस्ट लग रही है उस पर, तो इसे क्या बोलते हैं हम, अगर ये चीज़ कम होगी तो आपका सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल होगा मार्केट में और कस्टमर इजीली उसको परचेज करेगा। अगर आपने अपने प्रोडक्ट को ऐसे तरीके से फ्रेम कर लिया है कि वो इन इमिटेट है, कोई इसको इजीली कॉपी नहीं कर पा रहा है, कर रहा है तो ज़्यादा कॉस्ट उसकी लग रही है, तो उसमें आपकी जीत है, आप सक्सेस है उसमें आपकी क्या है, कंपेटिटिव एडवांटेज। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज बोलते हैं। तो नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल, वायर प्रोस्पेरिटी टू सब्स्टिट्यूट, रिलेटिव प्राइस परफॉर्मेंस टू ऑफ सब्स्टिट्यूशन। भाई जैसे अभी प्राइस का तुझे अगर वो भी 10 रुपए की होती है, आपने भी 10 रुपए में बनाई, तो तब तो फिर कोई फायदा नहीं है आपका उस पर इतना पैसा लगाने का या R&D करने का। आप भी 10 रुपए कर रहे हो, वो भी 10 रुपए में बेच रहा है, तो कस्टमर क्या करेगा, इजीली स्विच करेगा। क्यों, क्योंकि सेम प्राइस है, सेम सब कुछ चल रहा है। परसीव्ड लेवल ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड स्विचिंग कॉस्ट, अगर स्विचिंग कॉस्ट इसी को अगर जिस 20 रुपए में दे रहा था, तो अगर कस्टमर स्विच कर रहा है इधर, तो स्विचिंग कॉस्ट क्या है, हाई है। तो स्विचिंग कॉस्ट अगर हाई होगी तो कस्टमर क्या करेगा, वहीं पर मना करता है। क्यों, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं वो हाईली प्राइस सेंसिटिव होते हैं। 1 रुपए का भी फर्क होता है ना, तो वो क्या कर देते हैं, डिसीजन को क्या कर देते हैं, फिर लेते ही नहीं है। क्या बोलते हैं, हमें नहीं खरीदना भाई, हमें दूसरी दुकान से मिल रहा है, आप 11 रुपए का दे रहे हो, वहाँ पे तो 10 रुपए का मिल रहा है, हम तो 10 का ही खरीदेंगे। ठीक है, तो लास्ट में क्या था हमारा, राइवलरी अमंग द कंपिटिटर्स। कि कंपिटिटर्स के आपस में कैसी राइवलरी चल रही है, तो डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ द कंपिटिटर कितने हैं पहले तो, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितने कंपिटिटर हैं, डाइवर्सिटी ऑफ कंपिटिटर्स, कि क्या क्या उनका अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी। आप रीजन बोल सकते हो, लोकेशन बोल सकते हो, डेमोग्राफिक बोल सकते हो, स्टेट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इंडस्ट्री कंसंट्रेशंस, इंडस्ट्री ग्रोथ, क्वालिटी डिफरेंस, कि क्या वो डिफरेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफरेंट सर्व कर रहे हैं कस्टमर को एज कंपेयर देयर कॉम्पिटिटर्स। ब्रांड लॉयल्टी, कितने जो कस्टमर है उनके लॉयल हैं उनके कस्टमर उनके प्रोडक्ट को लेकर। और बैरियर टू एग्जिट, इतना ज़्यादा बैरियर टू एग्जिट और स्विचिंग कॉस्ट। तो बैरियर ऑफ एग्जिट का मतलब होता है कि इजीली आप क्या कर सकते हो, एग्जिट नहीं कर सकते हो। इसे क्या बोलते हैं, बैरियर टू एग्जिट। अगर एग्जिट करेंगे तो उनको पता है कि हमने पहले ही इतने पैसे लगा दिए हैं, अगर एग्जिट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी क्या, वी आई मतलब वोडाफोन आइडिया। अगर वो देखो अभी तक उनका 5G भी नहीं आया, 4G पे चल रहे हैं, उनको लग रहा था कि नहीं हो रहा है, के लिए उन्होंने मर्ज कर लिया आपस में। लेकिन मर्ज करने के बाद भी क्या है, कुछ अच्छा जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो बंदा सोच ही सकता है कि हाँ इतने टाइम से अच्छा नहीं चल रहा है तो हम कंपनी को बंद ही कर देते हैं। लेकिन बंद नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्पेक्ट्रम खरीदे हुए हैं, इतने हज़ारों करोड़ों के स्पेक्ट्रम हैं उनके, पहले वाले पैसे भी नहीं पे किए उन्होंने। तो इस टाइम पे उनकी जो एंट्री है, एग्जिट करना चाहते हैं वो, तो वो क्या है, उसमें बैरियर बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा बैरियर, कर ही नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, आपको बैरियर्स टू एग्जिट, तो आप इजीली एग्जिट नहीं कर सकते। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, 5 फोर्स मॉडल। तो माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल होता है। जब हम कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करना चाहते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस करना चाहते हैं, तब हम इस पर्टिकुलर 5 फोर्स मॉडल को पढ़ते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का ये चीज़। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में जितनी भी चीज़ें माइकल पोर्टर ने दी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो जेनरिक मॉडल है, जब डायमंड मॉडल है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की खोज परख में हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। तो आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपको समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंड हो गया होगा 5 फोर्स मॉडल के बारे में। अगर कोई भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।